वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का क्रिटिकल स्पेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मित्रों जिस घटना की चर्चा करेंगे वो भी जांबाजी से भरा हुआ हैरतअंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो कि अंजाम दिया गया अलास्कन कोस्ट गार्ड द्वारा, जो कि अलास्का कोडिएक में स्थित है। ये जो घटना है ये दोस्तों 24 और 25 जनवरी 2012 की है। होता यूं है कि 24 जनवरी की रात करीबन 9 बजे अलास्कन कोस्ट गार्ड के जो कोडिएक बेस है वहाँ पे एक डिस्ट्रेस कॉल रिसीव होती है, जिसमें इनको ये पता चलता है कि देयर वाज अ शिप named Kimberley around 55 to 60 feet long, which has been aground in the Alaskan Peninsula in Shelikof Strait. तो वह यूं होता है कि ये फिशिंग बोट एक छोटी सी खाड़ी में फंस गया होता है। एग्राउंड कहते हैं जिसे। एग्राउंड कई कारणों से हो सकता है, और एग्राउंड का मतलब ये होता है कि जो उसकी मूवमेंट है वो बहुत लिमिटेड हो गया है और वो बहुत ज्यादा मनूवर नहीं कर सकता अपनी जगह में। और इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि कभी शैलो वाटर्स में फंस सकता है जहाज, या फिर मड में फंस सकता है। उसके अलावा अंडर ग्रोथ होती है, जो सी बेड में अंडर ग्रोथ, उसमें फंस सकता है, या फिर बर्फ में फंस सकता है। आपने हाल में एक सुना होगा जो जहाज, बहुत बड़ा जहाज था, कार्गो शिप, जिसका नाम था एवर गिवन, जो स्वेज कैनाल में फंसा था इजिप्ट में। ये भी जो जहाज होता है बहुत ही छोटी संकरी सी जगह में फंस गया होता है और इसको पैसेज नहीं मिल रहा होता है। लेकिन जो ये डिस्ट्रेस कॉल थी, इसका जो मेन इश्यू ऑफ कंसर्न था वो ये नहीं था कि दैट शिप वाज अग्राउंड। द मेन कंसर्न वाज द वेदर, जो वहां पे मौसम था, क्योंकि जनवरी का महीना था। अलास्का वैसे भी अमेरिका के सर्द प्रदेशों में आता है, काफी सर्द प्रदेशों में आता है। और सर्दियों के मौसम में तो जो यहाँ का वेदर होता है बहुत ही क्रूअल हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि बिलो फ्रीजिंग -20 -30 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो ये जो जहाज था ये ऐसे एक वेदर में फंस गया था जहां पर की जो टेम्परेचर था -20 -30 डिग्री था। जो वाटर टेम्परेचर था वो फ्रीजिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था। उससे बड़ी बात, जो हवाएं चल रही थी दैट वॉज ब्लोइंग एट द रेट ऑफ अराउंड 70 माइल्स पर आवर। क्या आप मान लीजिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। और जो सी स्वेल था, जो लहरों का उछाल थी, वो वहां पे करीबन 20 से लेके 25 फीट के आसपास थी। दूसरी बात ये भी है कि जिस जगह पे जहाज फंसा था वहां पे जो वेदर होता है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। जो 1 घंटे पहले वेदर है, 1 घंटे बाद बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है वेदर, और उसको करेक्टली प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए। तो जब इनके पास ये डिस्ट्रेस कॉल आती है तो इनका जो इश्यू कंसर्न था, जैसे मैंने आपको बताया, दैट वाज नॉट दैट द शिप वाज स्ट्रैंडेड, बट द वेदर कंडीशंस व्हिच आर गोइंग फ्रॉम वर्स टू वर्स, बद से बदतर होती जा रही थी। और ऐसे में इस शिप का वहां पे फंसा रहना, और वहां पे इतनी तेज हवाओं का चलना, और इस तरह का सी स्वेल, और इस तरह की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं और इस तरह के वेदर कंडीशंस होती हैं, स्पेशली ये हवाओं की गति और जो सी स्वेल यानी लहरों की जो उछाल है, इसमें इतनी ताकत होती है कि ये किसी भी वक्त 55 से 60 फीट का जहाज था, इस तरह के जहाज को अपनी जगह पे अपसाइड डाउन पलट सकती है। और अगर ऐसा हो तो जो जहाज में बैठे हुए क्रू हैं वो पानी में गिर जाएं, और अगर ऐसा हो इन कंडीशंस में, तो इन क्रू मेंबर का बहुत देर तक, इवन आफ्टर वेयरिंग सर्वाइवल सूट, इन लोगों का बहुत देर तक जिंदा बचे रहना बहुत मुश्किल है। अलास्कन कोस्ट गार्ड वो अपनी एक टीम तैयार करते हैं वहां पे रवाना करने के लिए। उसमें दो पायलट्स होते हैं, वन वन इज को पायलट, वन इज पायलट, और 2-3 क्रू मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम रेस्क्यू टेक्नीशियंस कहते हैं। तो जो पायलट एंड को पायलट होते हैं वो जाकर के वहां के जो कोऑर्डिनेट्स उन्हें मिले होते हैं उसको एक्जेक्टली मैप में लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि ये है किधर पे। और जो रेस्क्यू टेक्नीशियंस होते हैं वो जाकर के प्री फ्लाइट प्रिपरेशंस जो हेलीकॉप्टर की होती है, उसको प्री फ्लाइट चेकलिस्ट होती है, प्री फ्लाइट प्रिपरेशन होती है, उसको परफॉर्म करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में जो पायलट एंड को पायलट होते हैं उनको जानकारी पता चलती है कि जो ये जहाज है किम्बरली, ये कोडियक से करीबन 120 माइल की दूरी पे फंसा हुआ है, यानी कि करीबन 190 किलोमीटर की दूरी पे है। और दूसरा जो वेदर कंडीशंस हैं वहाँ पे वो बहुत एडवर्स हैं। इन लोग को यहाँ से जल्दी रवाना होना डेस्टिनेशन की तरफ बहुत जरूरी था। थोड़ी देर में को ये इन्फॉर्म होता है कि द हेलीकॉप्टर इज रेडी टू गेट एयरबोर्न, और जो पायलट एंड को पायलट होते हैं वो तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज और बता दूं, जैसे ही ये खबर आई होती है उसके साथ ही एक HC-130 गैलेक्सी, ये आपका बड़ा कार्गो होता है, रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट भी का भी काम करता है, ये भी अपने उस कोडियक बेस से निकल लिया होता है उस जगह पे फॉर रिकॉनिसेंस मिशन, जिसमें कि उस जगह की टेरेन के बारे में, उस जगह में वेदर के बारे में एक्यूरेट जानकारी लेना, और वहां की जो फोटोग्राफ लेना, सो दैट की रेस्क्यू टीम जा रही है उनको ये जो इनपुट्स हैं ये असेस कर सकें। करीबन 9:10 के आसपास हेलीकॉप्टर अपने कोडियक बेस स्टेशन से निकलता है किम्बरले की तरफ। ये जगह करीबन 190 किलोमीटर थी, तो जो अनुमान था इस जहाज को अपने डेस्टिनेशन में, हेलीकॉप्टर को करीबन 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाना चाहिए। हेलीकॉप्टर जैसे अपने डेस्टिनेशन की तरफ स्टार्ट करता है तो जो क्रू मेंबर्स होते हैं हेलीकॉप्टर के, वो जब वो बढ़ रहे होते हैं उसकी तरफ, तो धीरे धीरे मौसम भी बद से बदतर की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस जगह मौसम बहुत खराब था। पहले 40 माइल्स की हवा महसूस होती है, फिर 50, 60, 70, ऐसे जब ये वहां पहुंचते हैं करीबन 10:15 रात के, उस वक्त जो हवाओं की गति थी करीबन करीबन 90 से लेकर 100 माइल्स, यानी कि करीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। और जो सी स्वेल था दैट वाज अराउंड 30 to 35 फीट, दैट कुड बी कंसिडर्ड एज वर्स टू वर्स।
जब ये वहां पहुंचते हैं तो ये वहां पहुंचने के बाद जो इनके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वहां पहुंच करके ये वहां की रेकी शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली ये जहाज स्पॉट करने की कोशिश करते हैं ये है कहाँ, क्योंकि इनको इस बात की आशंका थी कि बर्फ का समय होता है तो कहीं बर्फ में ये जहाज ढक ना गया हो, क्योंकि एक ही जगह पे स्थित था ये जहाज, तो लगातार बर्फ पड़ने से और चारों तरफ भी अलास्का में बर्फ रहती है, तो मतलब एक तरह से कैमोफ्लैग कहते हैं जैसे कि वो अगर वो होगा भी तो शायद स्पॉट हो पाए या ना हो पाए, क्योंकि हवा के कारण और सी स्वेल के कारण जो एक फॉग उठता है उसमें भी जो आपका विजन होता है वो थोड़ा सा इम्पेयर्ड हो जाता है, और उसके अलावा जो बर्फ होती है चारों तरफ सफेद, वो भी एक कारण था। तो कह रही अपनी सर्च लाइट ऑन करते हैं और चारों तरफ जो कोऑर्डिनेट्स थे उसके चारों तरफ ही होवर करना शुरू कर देते हैं टू फाइंड दैट एग्जैक्टली स्पॉट वेयर द फिशिंग शिप इज। करीबन 10-12 मिनट के उनके इस तरह से मनूवरिंग करते हुए उनको पानी का जहाज वो स्पॉट हो जाता है किम्बरली। जब ये देखते हैं उस जहाज की हालत, तो इनके भी होश उड़ जाते हैं जो क्रू मेंबर, इसके क्रू मेंबर्स होते हैं, कि वो जहाज बुरी तरह से अपनी जगह पे पिच एंड रोल कर रहा था, यानी कि हिचकोले खा रहा था बहुत तेजी से, क्योंकि हवाओं का दबाव बहुत ज्यादा था, सीस्वेल बहुत ज्यादा था। उसमें धीरे धीरे बर्फ जमनी भी चालू हो गई थी। जिस जगह पे ये होता है ये एक तरह से एक कोव काइंड ऑफ एरिया में फंसा हुआ होता है, जिसके दो तरफ चट्टाने होती हैं, और चट्टानों का जो ऊपर का भाग होता है इट वॉज आउटक्रॉप्ड, वो बाहर की ओर निकला होता है। तो इनको अपनी एंगल ऑफ अप्रोच डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लगता है कि व्हाट कुड बी द बेस्ट एंगल ऑफ अप्रोच, कि जहां से हॉइस्ट केबल जो होती है वो लॉन्च की जा सके फॉर एनी काइंड ऑफ रेस्क्यू अटेम्प्ट। क्योंकि ये दो तरफ मैंने आपको बोला कि चट्टाने एक तरह से थोड़ी सी निकली हुई थी, तो इनके पास मनूवरिंग और एंगल ऑफ अप्रोच की जो स्कोप था वो बड़ा लिमिटेड हो गया था। इनके पास दो ही एंगल ऑफ अप्रोच बचते हैं जिस दिशा से ये रॉक्स नहीं थी। ये राइट एंगल ऑफ अप्रोच ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक इनको थोड़ा सा अप्रोच पॉइंट मिलता है जिधर से ये हॉइस्ट केबल डाउन करने की कोशिश करते हैं। ये हेलीकॉप्टर को नीचे लेके आते हैं करीबन 120 फीट के आसपास, और वहां से हॉइस्ट केबल डाउन करते हैं। हॉइस्ट केबल यानी जो पत्ती एक केबल होती है जिसके सारे रेस्क्यू टीम नीचे उतरती है, फिर वहां से जिनको रेस्क्यू करना होता है उनको ऊपर लेके आती है। ये जो जहाज था ये था आपके सिकोस्की द्वारा निर्मित MH-60, विच इज designed for these kind of rescue operations specially, and that was a heavy duty helicopter with twin engine। जैसे ही ये हॉइस्ट केबल को नीचे लॉन्च करते हैं तो ये देखते हैं कि जो हवाएं हैं उस हॉइस्ट केबल को बार बार पीछे की ओर धकेल दे रही थी बड़ी तेजी से। तो इन लोग डिसाइड करते हैं कि इस पे थोड़ा सा वी कैन पुट सम वेट इनटू इट, कि सो दैट कि वो अपनी जगह से हिले नहीं। तो करीबन 10-11 किलो का एक वेट उसमें अटैच कर देते हैं हॉइस्ट केबल में, उसके बाद दोबारा से उसे डाउन करते हैं। जब ये दोबारा से डाउन करते हैं तब भी ये देखते हैं कि जैसी हॉइस्ट केबल 7-8 मीटर नीचे जा रही थी तो वापस से जो हवाएं उसको पीछे की तरफ धक्का दे रही थी। अब जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको इस बात की आशंका लगने लगती है कि अगर इसी तरह से हवाओं का जोर रहा, क्योंकि देखिए जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उसकी खुद की भी हवा चलती है, तो इनको ये आशंका होती है कि अगर इन हवाओं के जोर से जो हॉइस केबल है वो पीछे धक्का खाकर हेलीकॉप्टर में पीछे रोटर में लग गई तो दैट कुड इजीली डैमेज द रोटर एंड हेलीकॉप्टर वुड कोलैप्स, यानी कि वो गिर जाएगा पानी में। तो जिनको बचाने आए हैं उनको तो नहीं बचा पाएंगे, जो बैठे लोग हैं उनकी भी जान खतरे में चली जाएगी। तो फिर एल्टीट्यूड ऊपर करते हैं हेलीकॉप्टर का और फिर उस जगह की होवरिंग शुरू कर देते हैं। एक हॉइस केबल विद दिस काइंड ऑफ वेदर कंडीशंस इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लॉन्च दैट हॉइस केबल। पर जो उनका मेन मकसद ये था कि अगर उनको ड्यूरिंग दैट होवरिंग एंड ड्यूरिंग दैट सर्कलिंग अराउंड दैट एरिया इफ दे कुड फाइंड अ विंडो जिसमें कि हवाओं का दबाव थोड़ा कम हो जाए थोड़ी देर के लिए, सी स्वेल थोड़ी देर के लिए कम हो जाए, तो वो तुरंत हॉइस केबल लॉन्च करके जितने भी लोग को बचा सकते हैं उनको बचाएंगे। इस दौरान उनका लगातार फ्रिक्वेंसी पे जो नीचे क्रू मेंबर्स है उनसे भी बातचीत चल रही थी दैट दे हैव रीच्ड। और नीचे पानी के जहाज में उसमें कुल मिला के 4 क्रू मेंबर्स होते हैं। जब सर्च लाइट ऑन होती है तो अंदर भी बैठे लोगों को पता चल जाता है, तो वहां से उनको एक चीज जानकारी मिलती है दैट द इंजन इज नॉट वर्किंग, क्योंकि वो एकदम स्ट्रैंड हो गया था अपनी जगह पे, बट दे आर मेकिंग इट आउट विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। जो उनका काम चल रहा था बिजली का काम था, जो थोड़े बहुत इंस्ट्रूमेंटल पैनल का जो काम था, और उस सबसे जरूरी जो हीट जनरेट करने का, क्योंकि बहुत सर्दी थी उस जगह पे, तो ऐसे में हीट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यू हैव सम सोर्स ऑफ पावर टू जनरेट हीट एटलीस्ट। तो उनका जनरेटर से चल रहा था काम, जनरेटर भी उनको कितनी देर हेल्प कर पाएगा। इस तरह से ये कोशिश करते हुए 12 के आसपास बच जाते हैं रात के, यानी कि 25 तारीख लग जाती है, 25 जनवरी 2012। तो जब ये फ्यूल गॉज देखते हैं पायलट्स तो उनको ये समझ में आने लगता है कि नाउ द फ्यूल इज डिप्लीटिंग वेरी फास्ट एंड दे आर रीचिंग क्रिटिकल लेवल। सो बिना फ्यूल के वो ये ऑपरेशन को जारी नहीं रख सकते, और उनका जो बेस था जहां वो जाकर रिफ्यूलिंग कर सकते दैट इज 200 किलोमीटर अपार्ट। ये डिसाइड करते हैं कि दे शुड नाउ रिटर्न बैक टू देयर बेस फॉर रिफ्यूलिंग, और ये बात ये नीचे जहाज के क्रू मेंबर्स होते हैं उनको भी इन्फॉर्म करते हैं दैट दे आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, सो दे हैड टू रिटर्न बैक टू देयर बेस। और उनको इस बात का आश्वासन देते हैं कि हम बहुत जल्दी दूसरी टीम भेजते हैं टू कैरी ऑन दैट ऑपरेशन। ये जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो बड़े हताश होते हैं, क्योंकि भाई देखिए उनके पास ओनली होप विच दे हैड एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज दैट हेलीकॉप्टर विच वाज होवरिंग ओवर देयर। उनको एक तसल्ली रहती है, साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहता है, साइकोलॉजिकल पीस रहता है
कि ठीक है अगर अपने को कुछ हो भी गया, जहाज पलट भी गया, स्टिल देयर आर सम पीपल दोस हु कुड हेल्प अस रेस्क्यू फ्रॉम दिस एरिया। हेलीकॉप्टर के पायलट को पायलट होता है, उनके लिए भी बहुत ये पेनफुल डिसीजन होता है इस तरह से कि जिनको रेस्क्यू करना आए हैं, दे पीपल नो कि दे पीपल आर काउंटिंग ऑन द these helicopter rescue people to save their life. Now they have to return. It was pitch dark, weather condition was deteriorating like anything, and any moment anything could happen. तो वो वहां से अपने बेस की तरफ निकल जाते हैं करीबन 12 सवा 12 के आसपास। करीबन सवा बजे वो अपने बेस पहुंचते हैं कोडियक में। जब वो कोडियक पहुंचते हैं तो इस समय तक एक और टीम, क्योंकि वहां इन्फॉर्म कर दिया गया था कोडियक में कि नाउ दिस हेलीकॉप्टर इज रिटर्निंग, एंड द नेक्स्ट टीम, दूसरी हेलीकॉप्टर की टीम, वो भी बेस में तैयार बैठी थी ऑपरेशन को आगे कैरी ऑन करने के लिए। द क्रू मेंबर ऑफ द नेक्स्ट हेलीकॉप्टर विच इज अबाउट टू स्टार्ट टुवर्ड्स किम्बरले, वो जब वो देखते हैं कि यार जो अभी लौट करके आए हैं, दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट पायलट्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रू मेंबर ऑफ देयर डिपार्टमेंट, एंड इफ दे हैड कम एम्प्टी हैंड, तो उनको ये बात तो समझ में आ रही होती है जो सेकंड पार्टी होती है जाने के लिए कि हम भी क्या ही कर लेंगे जब दीज एफिशिएंट पीपल कुड नॉट डू एनीथिंग। लेकिन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको फिर भी जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो जहाज के पास एक ही जनरेटर था और किसी भी तरह का ना साइकोलॉजिकल सपोर्ट था और ना ही कोई उनके कहते हैं कि रेस्क्यू सपोर्ट था। तो दे वर काउंटिंग ऑन दीज रेस्क्यूअर्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि दे वर लुकिंग फॉर अ स्मॉल सिंगल विंडो जहाँ पे कि थोड़ा मौसम सही हो और वो अपना ये ऑपरेशन है वो लॉन्च कर सकें। तो करीबन 2 बजे, और इससे पहले क्या होता है कि जो इस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो भी अपने बेस पहुंच गए होते हैं, क्योंकि ऐसे समय में वो समझ रहे थे कि दीज आर वेरी रिस्की ऑपरेशंस, एंड टू ओवरलुक दीज ऑपरेशन एंड टू गाइड देयर पीपल एंड टू boost the morale of their people. The commander was now also available in the base, and now he wished the best of luck to the next party. और जो नेक्स्ट क्रू मेंबर होते हैं फिर दूसरे हेलीकॉप्टर के साथ वो वापस से रवाना हो जाते होते हैं करीबन 2:05 के आसपास सेकंड ट्रिप के लिए हेलीकॉप्टर वहाँ रवाना होता है। ये जो सेकंड ट्रिप का हेलीकॉप्टर होता है वो भी वहाँ करीबन 3 बजे के आसपास किम्बरली जहाँ पे होता है वहाँ पहुँच जाता है। जब वो पहुँचता है तो वो भी देखता है कि द सिचुएशन वॉज एज इट वॉज बिफोर। तो वो भी सारी चीजें, क्योंकि उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है जो पहला टीम गई होती है उससे, तो उनको रियल टाइम वहाँ की जो सिचुएशन होती है उसके बारे में पता होता है, किस एंगल ऑफ अप्रोच से जहाज को द बेस्ट वे टू अप्रोच द शिप, वो उनके पास पहले से जानकारी होती है। तो ये थोड़ा सा वेल इक्विप्ड थे जानकारी के मुकाबले। ये भी वहाँ पे होवर करने लगते हैं क्योंकि इनको समझ में आ जाता है कि हॉइस्ट केबल को लॉन्च करना ऐसे में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है नहीं, क्योंकि दैट्स नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो स्टिल वो 1-2 बार ट्राई करते हैं हॉइस्ट केबल को डाउन करने की, पर विद नो अवेल, क्योंकि उनके भी जो रिजल्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं कि द हॉइस्ट केबल इट वाज बीन पुश्ड बैकवर्ड फ्रॉम फोर्स ऑफ विंड। मैंने आपको जैसे बताया कि दे वर वेटिंग फॉर सम विंडो, एंड ऑल्सो देयर वाज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द क्रू विच वाज इनसाइड द शिप। वो भी अपने होवरिंग थी, सर्कलिंग थी, वो वहाँ पे जारी रखते हैं। तो करीबन वो भी 1 घंटे के बाद उनको भी समझ में आता है एट दिस पॉइंट इन टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, और वो भी करीबन 4 सवा 4 के आसपास इस बात का निर्णय लेते हैं कि दे शुड ऑल्सो रिटर्न एंड देन दे विल सेंड अ न्यू टीम टुवर्ड्स दिस एरिया। एक चीज और थी, जैसे मैंने आपको बोला पिच डार्क था, तो अलास्का जिस जगह पे पड़ता है वहाँ पे जो उजाला होता है वो थोड़ा देर से होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट। वहाँ पे जो उजाला होता है उसका 9:30-10 के आसपास उजाला शुरू होता है उधर पे। ये टीम भी लौट जाती है, ये अपने बेस में पहुंचती है करीबन 5 सवा 5 के आसपास। इसके बाद फिर उन लोग स्ट्रेटेजाइज करने लगते हैं। इस बात का डेलिब्रेशन होता है कि वेदर दे शुड वेट टिल द मॉर्निंग, लाइक 8 बजे 8:30 के आसपास टीम भेजें, या फिर वो इमीडिएटली एक टीम डिस्पैच करें, क्योंकि अभी तो मौसम खराब ही है क्योंकि अभी टीम आई होती है। लेकिन मैंने आपको बोला कि जो मौसम है बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। जिस जगह पे ये जहाज फंसा था कभी भी मौसम थोड़ा सुधर भी सकता था और भी बिगड़ सकता था, और दोनों ही केस में इनको वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर, उनका एक रेस्क्यू टीम वहाँ मौजूद होना बड़ा ही प्रूडेंट लगा कि अगर मौसम बिगड़ता भी है तो उस केस में भी मान लो जहाज पलटता है और जहाज के लाइफ बोट से जो क्रू मेंबर्स हैं पानी के जहाज के, वो अगर किसी इस ऐसी जगह पे पहुंच पाते हैं जहाँ पे कि हॉइस्ट केबल लॉन्च करना ईजी हो, या फिर मौसम सुधर जाए तो भी हॉइस्ट केबल लॉन्च की जा सकती है। तो दोनों ही केस का जब उन लोग एसेस करते हैं तो उनको लगता है कि यस वी शुड एटलीस्ट सेंड वन हेलीकॉप्टर इवन इफ दैट हेलीकॉप्टर रिमेन स्टैंड बाई अराउंड दैट एरिया। तो 6 बजे के आसपास इनकी एक तीसरी टीम निकलती है किम्बरले की तरफ। होता यूं है कि इसमें बड़ा सा एक ट्विस्ट आ जाता है कि जैसे निकल के इसको अभी करीबन 20 मिनट ही हुए थे इसको टेक ऑफ किए हेलीकॉप्टर को, और ये किम्बरले की तरफ बढ़ रहा था, तो इनके पास बेस से दोबारा से एक डिस्ट्रेस कॉल आती है दैट अनदर फिशिंग बोट इज लाइक अड्रिफ्ट, और वो डूबने की कगार पे है, उसमें तेजी से पानी भर रहा है और वहां पे रेस्क्यू टीम को जाने की इमीडिएटली जरूरत है। तो ये अपने किम्बरले की तरफ निकल गए होते हैं, तो इनको वेस्ट की तरफ मूव करना होता अगर इनको दे हैव टू रीच टू अनदर बोट, उसका नाम होता है हेरिटेज। ये करीबन 65 से लेकर 70 फीट लंबी होती है, लेकिन इट वाज इन
मोर डिस्ट्रेस एज कम्पेयर टू किम्बरली। किम्बर फंसी होती है, हवाएं बहुत तेज होती है, मौसम बहुत खराब होता है, लेकिन स्टिल अभी तक वो पलटी नहीं होती है। उसमें जनरेटर थोड़ा बहुत काम कर रहा था, लेकिन ये जो जो बोट थी, ये तो इसमें तो पानी भरने लगा था, यानी कि ये तो किसी भी समय डूब सकती थी। तो जो उनकी टीम होती है डिसाइड करती है कि इस हेलीकॉप्टर जो निकला हुआ किम्बरले की तरफ, इसको डाइवर्ट कर दिया जाए हेरिटेज की तरफ। तो जिस जगह पे ये पहुंचे होते हैं उस जगह से करीबन 50 से लेकर 60 माइल की दूरी पे होता है ये। 6:30 के आसपास किम्बरले टीम निकली होती है, थर्ड पार्टी। ये अपने को डाइवर्ट करती है वेस्ट की तरफ एंड मुड़ती है हेरिटेज की तरफ। ये करीबन वहां पे 7 बजे के आसपास ये हेरिटेज पहुंच जाती है। जैसे ये नीचे देखती है तो ये देखती है कि जो हेरिटेज है उसमें बड़ी तेजी से पानी भर रहा है, और ये बोट एक तरह से 20-25 मिनट के अंदर दैट वुड सिंक इन द वाटर। जब वो सर्च लाइट ऑन करके चारों तरफ उसके होवर करते हुए देखने लगते हैं तो इनको दिखता है कि एक दूरी पे एक लाइफ बोट जा रही है, उसमें कुछ लोग सवार हैं सर्वाइवल सूट पहने हुए। तो वो इसी बोट के लोग होते हैं जो कि जहाज डूब रहा होता है तो अपने लाइफ बोट से निकल गए होते हैं। उसके बाद वो जब चारों तरफ देखते हैं, मैं जिस जहाज में हेरिटेज में पानी भरा था उससे करीबन कुछ मीटर की दूरी पे, लाइक 20-25 मीटर की दूरी पे इनको पानी के अंदर दो लोग नजर आते हैं लाल रंग का सूट पहने। तो ये समझ जाते हैं कि ये दो लोग भी इसी जहाज से लाइफ बोट नहीं कैच कर पाए होंगे, या लाइफ बोट में नहीं चढ़ पाए होंगे, या लाइफ बोट्स में से गिर गए होंगे, क्योंकि पानी का स्वेल यहाँ पे भी था, लहरों में गिर गए होंगे, इसलिए ये पानी में गिर गए। दो लोग ज्यादा दूरी में नहीं थे, एक से दूसरे की दूरी कुछ मीटर की थी। तो इनको लगता है कि अगर इनको जल्दी ना बचाया गया तो ये इन हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वेदर कंडीशंस काफी खराब थी। हालांकि द वेदर कंडीशंस वाज बेटर एज कंपेयर टू द वेदर कंडीशंस एट किम्बरले। यहाँ पे जो सी स्वेल था करीबन 20 से लेकर 25 फीट के आसपास था। जो यहाँ पे हवा में टेम्परेचर था वो करीबन -8 से लेकर -10 डिग्री था, और जो हवाएं चल रही थी यहाँ थोड़ा कम, करीबन 55 से लेकर 60 माइल, यानी करीबन 80 से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तो एज कंपेयर टू देयर इट वाज बेटर, बट स्टिल इट वाज काइंड ऑफ वर्स वेदर। तुरंत हेलीकॉप्टर को नीचे लेते हैं एल्टीट्यूड में करीबन 100-110 फीट के आसपास, और एक हॉइस केबल डाउन करते हैं, ये चेक करने के लिए कि ये हॉइस केबल कैसा रिएक्ट कर रही है हवाओं के साथ। तो इनको पता चलता है कि दैट हॉइस केबल नॉट रिएक्टिंग दैट बैड। तो ये क्या करते हैं, तुरंत जो एक रेस्क्यू स्विमर होते हैं हेलीकॉप्टर से, वो अपना सूट पहन के, सारे गियर्स पहन के नीचे उतरते हैं पानी में पहले शख्स को बचाने के लिए। ये पहले शख्स को पकड़ते हैं, उसमें से उसको भी अपने रेस्क्यू जो बेल्ट होती है उसके साथ अटैच करते हैं, और फिर हॉइस केबल को ऊपर खींच लिया जाता है और उस शख्स को ऊपर ले लिया जाता है। इसके बाद ये दूसरी अटेम्प्ट करते हैं दूसरा को बचाने के लिए। लेकिन जैसे अटेम्प्ट करते हैं तो इनको महसूस होता है, जो रेस्क्यू स्विमर उतरे होते हैं उनको महसूस होता है कि उनका एक हाथ जाम हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया इतनी सर्दी और इतना एडवर्स सिचुएशन होती है कि जो कभी बंदा वहां पे गया ना हो तो उस बात को वो कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकता कि कैसा होता है। ऐसा हो गया होता है जैसे बोलते हैं ना सुन्न हो जाना, वैसा हो गया होता है। तो उनके जो मूवमेंट होता है वही नहीं हो रहा होता है। तो क्या करते हैं, अपने ग्लव्स उतार करके हाथ को ऐसे रब करके आपस में गर्म करने की कोशिश करते हैं। करीबन 1.5-2 मिनट वो इस तरह से गर्म करते हैं तो उनको थोड़ा सा उस पर मूवमेंट महसूस होता है। दोबारा से ग्लव्स पहनते हैं और वो वापस से हॉइस केबल की मदद से नीचे डाइव लेते हैं, और दूसरे क्रू मेंबर था हेरिटेज का, उसके पास पहुंचते हैं, उसको भी पकड़ते हैं, अटैच करते हैं और हॉइस केबल ऊपर ले लेते हैं। जब ऊपर लेते हैं उनको पता चलता है कि इनमें से एक शख्स, दो बचाए हुए शख्स जो थे उनमें से एक आदमी था और एक महिला थी। इतने में इनको एक कॉल रिसीव होता है कि वन फिशिंग बोट दैट इज अप्रोचिंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स द लाइफ बोट। दैट बोट नेम वाज टक्सिडनी। तो मैंने आपको जैसे बोला था, जब डिस्ट्रेस कॉल जाती है तो वो जितने भी आसपास के उस फ्रीक्वेंसी में लोग होते हैं सबके पास वो डिस्ट्रेस कॉल पहुंचती है, इस उम्मीद में कि कोई भी जहाज, फिशिंग शिप, कार्गो शिप, टग बोट, कुछ भी उस एरिया में अवेलेबल हो जो डिस्ट्रेस कॉल सुने, और वो इस स्थिति में हो कि उस शिप को या उसके शिप के क्रू मेंबर्स को बचा पाने में सक्षम हो, तो वो तुरंत उस शिप की तरफ पहुंचे। इसी तरह से जो टक्सिडनी फिशिंग बोट होती है उसके पास भी डिस्ट्रेस कॉल पहुंची होती है, और वो तेजी से उस शिप की तरफ, जो हेरिटेज, उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, और वहां से मैसेज आता है कि दैट दे हैव फाउंड 5 क्रू मेंबर इन ए लाइफ बोट एंड नाउ दीज 5 मेंबर्स आर ऑन बोर्ड। कहने का मतलब ये था कि टक्सिडनी से इनके पास वायरलेस मैसेज आता है कि उन्होंने 5 लोगों को लाइफ बोट से बचा लिया है, और ये मैसेज आता है कि 5 को हमने बचा लिया है बट 2 पीपल आर मिसिंग। तो हेलीकॉप्टर वाले जो रेस्क्यू टीम होती है उनको पलट के बोलती है कि दैट वी हैव सेव्ड 2 पीपल फ्रॉम द वाटर्स, दे हैव बीन फॉलन इनटू द वाटर। तो उन लोग बोलते हैं ओके नाउ इट्स गुड, 5 लोग इधर पे हैं, 2 लोग इधर पे हैं, एवरीबडी इज अकाउंटेड फॉर। यानी कि उस शिप के अंदर 7 लोग होते हैं हेरिटेज में, उनमें से 5 को टक्सिडनी जो शिप थी फिशिंग बोट उसने ऑन बोर्ड ले लिया था, और बाकी 2 को इस हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम ने बचा लिया था।
दैट मीन्स द ऑपरेशन इज नाउ सक्सेसफुल। और ये हेलीकॉप्टर जो होते हैं ये अपने बेस कोडियक की तरफ निकल जाता है, दोनों जो जिनको रेस्क्यू किया होता है इनको वहाँ पे पहुँचाने के लिए। वहाँ पहुँचते हैं, उनका थोड़ा सा जो प्रिलिमिनरी चेकअप होता है किया जाता है, तो पता चलता है कि बोथ आर ओके। और उसके बाद एम्बुलेंस कॉल की जाती है और उनको फर्दर चेकअप के लिए भेज दिया जाता है। थोड़ी देर में जो टैक्सी में बचाए गए होते हैं उनको भी एक दूसरा हेलीकॉप्टर भेज करके वहाँ से भी उन 5 लोगों को लिफ्ट करके एयरलिफ्ट करके कोडियक में लेके आ गया होता है। अब ये सारा ऑपरेशन अंजाम देते देते करीबन 7:30 बज जाते हैं, 7:30 पौने 8। अब क्या होता है कि ये ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन द मेन ऑपरेशन जो कि किम्बरले में फंसे हुए 4 लोगों को बचाने का, वो अभी भी पेंडिंग था बिकॉज ऑफ दिस न्यू डेवलपमेंट। अब उन लोग वापस डेलिब्रेशन करना शुरू करते हैं और उनको ये बात की जानकारी मिलती है कि जो मौसम है इस वक्त थोड़ा वहाँ पहले से बेटर हो चुका है। और दूसरा एडवांटेज ये था कि अब हेलीकॉप्टर उस तरफ पहुंचेगा तो उस समय तक जो कहते हैं ना सूरज की पहली किरण, तो थोड़ा बहुत उजाला होना शुरू हो जाएगा। तो करीबन 8:15 के आसपास 4th हेलीकॉप्टर पार्टी निकलती है किम्बरली की तरफ। आपको बताया मैंने, पहली गई थी 9 बजे करीबन निकली थी, फिर वो 1 सवा बजे लौट आई थी। दूसरी निकली थी 2 बजे करीबन, वो भी आपकी 5 साढ़े 5 के आसपास निकल आई थी। तीसरी निकली थी 6 सवा 6 बजे, लेकिन वो हेरिटेज की तरफ मुड़ गई थी। अब ये चौथी निकलती है करीबन 8:15 बजे किम्बरली की तरफ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा इनका एडवांटेज था। मैंने आपको बोला कि मौसम थोड़ा सा बेटर हो गया था, साथ में उजाला भी होना शुरू होने वाला था। ये वहां पे करीबन पहुंचते हैं 9:15 के आसपास, जो 4th टीम होती है। जब वो पहुंचते हैं तो थोड़ा उजाला हो गया होता है, तो इन लोग को नीचे दिखती है कि एक रेड कलर की राफ्ट बोट दिखती है। जिस जगह का पहले कोऑर्डिनेट्स थे उसी जगह पे थोड़ा सा उससे हट करके, और जब ये उसी जगह पे होर करते हैं तो उसी लाइफ बोट से करीबन 50 60 70 फीट की दूरी पे इनको एक शख्स दिखता है, सर्वाइवल सूट पहने हुए, इनकी तरफ वेव कर रहा होता है एंड लिम्प कर रहा होता है, ढंग से चल नहीं पा रहा होता है। और अब जिस जगह पे ये होते हैं, ये थोड़ा शोर की तरफ आ गए होते हैं, शोर मतलब थोड़ा किनारे की तरफ आ गए होते हैं। तो अब जो इनका एंगल ऑफ अप्रोच था, इनको बेटर एंगल ऑफ अप्रोच अवेलेबल थी उन तक पहुंचने के लिए। तो ये तुरंत एक हॉइस केबल से एक रेस्क्यू स्विमर को नीचे भेजते हैं। वो रेस्क्यू स्विमर पहुंचता है उस शख्स के पास जो कि वेव कर रहा था, और उनसे पूछता है कि एग्जैक्टली हाउ मेनी पीपल आर नाउ अलाइव। तो वो बोलते हैं और वेयर एक्चुअली द पोजीशंस ऑफ ऑल दोज पीपल। तो बोलता है कि देखिए मैं हूँ एक एक जो है वो लाइफ बोट में है, एक शख्स, और 2 शख्स जो हैं वो अभी भी किम्बरले बोट के अंदर ही हैं, बट ऑल आर अलाइव बट नॉट इन गुड कंडीशन। तो वो तुरंत लाइफ बोट में उस शख्स के साथ लाइफ बोट में पहुंचता है, तो देखता है जो लाइफ बोट में पानी के जहाज का क्रू मेंबर था उसका जो था हालत, वो भूलने डुलने की हालत में नहीं था, और एक तरह से हाइपोथर्मिया का शिकार होने की तरफ बढ़ रहा था। हाइपोथर्मिया ऐसा होता है कि ठंड के कारण आपके शरीर के धीरे धीरे अंग और एक्सट्रीमिटीज काम करना बंद कर देती है। पहले एक्सट्रीमिटीज काम करना बंद करती हैं, धीरे धीरे फिर आपके बाकी ब्रेन ढंग से काम नहीं करता, उसके बाद ऑर्गन्स धीरे 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 शट डाउन होते जाते हैं, और अगर जल्दी से उसको ट्रीट नहीं किया गया तो फिर मौत भी हो सकती है। तो उसको हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि उनकी उसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं वो काम मतलब कि वो सुन्न हो गई हैं, सुन्न कहते हैं ना जिसे, वो हो गई हैं ठंड से। ऐसी कंडीशन में उसको वहां से निकाल करके ऊपर रेस्क्यू बेल्ट के सहारे पहुंचाना थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो जो रेस्क्यू स्विमर होते हैं वो ऊपर अपने वायरलेस में मैसेज करते हैं हेलीकॉप्टर को कि वी नीड द बास्केट। बास्केट होती है जो एक मेटल की बास्केट होती है, अगर कोई बंदा इंजर्ड हो और इसके काबिल ना हो कि वो उसको सेफली रेस्क्यू बेल्ट से अटैच करके उसको लिफ्ट किया जा सके, तो ऐसे में वो ये मेटल बास्केट यूज करते हैं, जिसमें कि वो जो इंजर्ड पर्सन होता है उसको उसमें लिटा देते हैं और फिर ऊपर से पुल कर लिया जाता है। तो ये भी फिर किसी तरह से दोनों लोग मिल करके रेस्क्यू स्विमर और जो दूसरा शख्स था उस शख्स को लाइफ बोट से निकालते हैं, बास्केट में डालते हैं, और जो रेस्क्यू टीम होती है ऊपर से उसे खींच लेती है। अब उसकी हालत ऐसी होती है कि जब उससे ऊपर हेलीकॉप्टर में खींचा जाता है तो उसको उस बास्केट से निकालने में ही 5 से लेकर 6 मिनट लग जाते हैं, बिकॉज ही कुड नॉट मूव हिमसेल्फ। और हेलीकॉप्टर में इतनी जगह होती नहीं है, और लोग भी लिमिटेड थे जो हेलीकॉप्टर में थे। 2 पायलट थे, एक नीचे चला गया था, एक बंदा ऊपर था। इसके बाद ये दोबारा से वो बास्केट नीचे डालते हैं, और इसमें से फिर जो दूसरा शख्स था उसको भी इसी तरह से ऊपर भेज दिया जाता है, और फिर वो वापस से बास्केट नीचे भेजते हैं, और जो लोग शिप के अंदर होते हैं उनको भी एक एक करके बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस ऑपरेशन में क्योंकि थोड़ा सा कंडीशंस बेटर हो गई थी, जिस जगह पे अब ये लोग थे वो थोड़ा सा बेटर पोजीशन थे फॉर हेलीकॉप्टर अप्रोच, इस ऑपरेशन में करीबन करीबन करने में इनको 25 से लेकर 30 मिनट लगते हैं। और ये करीबन यहाँ से 9:45 के आसपास वापस उड़ान भरते हैं, जो चारों लोगों को रेस्क्यू किया था किम्बरले से उनको लेकर के कोडेक की तरफ, और ये करीबन 10:30 पौने 11 बजे अपने बेस स्टेशन कोडेक पहुंचते हैं, जहाँ पे इनकी प्रिलिमिनरी चेकअप किया जाता है। पता चलता है कि हालत बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, पर स्टिल इन लोगों को तुरंत एम्बुलेंस बुला करके और फर्दर चेकअप एंड फर्दर मेडिकल असिस्टेंस इनको हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों
अलास्कन कोस्ट गार्ड की सर्च एंड रेस्क्यू टीम द्वारा ये बहुत ही हैरतअंगेज साहसी मिशन लॉन्च किया गया, जिसको कि पूरा होने में करीबन 14 घंटे का समय लगा, क्योंकि 24 तारीख की रात 9 बजे इनके आसपास इनको मैसेज मिला था और ये जो ऑपरेशन कंक्लूड होता है ये 25 जनवरी 2012 के दिन में करीबन 11 सवा 11 बजे सुबह या दिन कह सकते हैं आप, ये कंक्लूड होता है। बड़ी बात यह थी कि ऑपरेशन एक था, इन द इंटरिम दे रादर सेव्ड 7 मोर पीपल फ्रॉम हेरिटेज। इस तरह से ये एक ही रात के अंदर इन्होंने 2 लोग जो मतलब दे वर इन वेरी डायर डिस्ट्रेस, उन लोगों की अलग अलग जगह पर जान बचाई। तो इस तरह के जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं ये जितनी भी वर्ल्ड ओवर जो एसएआर टीम्स हैं कोस्ट गार्ड्स की, ये करती रहती हैं चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, और हर साल 100 लोगों की इस तरह से जान बचाते हैं। अगर ये ना हो तो इस तरह के लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाए। इस तरह के ऑपरेशंस जितने भी मतलब इनकी एक्नॉलेज भी करना चाहिए, और इस तरह के जो ऑपरेशंस लॉन्च किए होते हैं या अंजाम दिए गए होते हैं, इसको लोगों को पता भी होना चाहिए। यही मेरा इस चीज़ को आपके सामने लेके आने का है कि किस किस तरह की कंडीशंस में विश्व के अलग अलग कोनों में अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करते हैं। तो दोस्तों, ये आज की टोटल कहानी थी, जिसमें कि अलास्कन कोस्ट गार्ड जो कि कोडियक में स्थित है, उन्होंने 14 घंटे के ड्यूरेशन में 2 अलग अलग स्पॉट से 2 अलग अलग फिशिंग बोट को 2 अलग अलग डिस्ट्रेस कंडीशंस में उनके क्रू मेंबर्स को निकाला। इसमें जो किम्बरली थी उस शिप को तो बाद में रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन जो दूसरी हेरिटेज थी उसको बचाया नहीं जा सका, क्योंकि मैंने आपको बोला उसमें पानी भर रहा था तो डूब चुकी थी। लेकिन ऑल द 11 क्रू मेंबर्स, 4 फ्रॉम किम्बरली एंड 7 फ्रॉम हेरिटेज, दे वर सिक्योर्ड इन सेफ हेल्थ कंडीशन कह सकते हैं, बिकॉज द हेल्थ कंडीशन वाज नॉट क्रिटिकल। इस तरह से ये मिशन को अंजाम दिया गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो आपको कहानी है ये अच्छी लगी होगी। आइंदा भी मैं इस तरह की अलग अलग कहानियां आपके साथ लेकर के आके शेयर करता रहूंगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो इसको मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।